तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो हमने देखा किस तरीके से लॉक्स एक्वायर होते हैं, उसके मोड्स क्या हैं लॉक के। राइट, शेयर्ड मोड है जिसमें हम रीड कर सकते हैं सिर्फ, और जो एक्सक्लूसिव आपका मोड है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रीड एंड राइट दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने जो उससे पहले वाला लेक्चर था उसमें देख लिया था। ठीक है, दोनों मोड्स हमने बात कर लिए थे। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है, आपके पास दो ट्रांजैक्शन है, T1 T2 लॉक एक्वायर किया है, ए के ऊपर T1 ने एक्सक्लूसिव लॉक लिया है। ठीक है, रीड किया, राइट किया, अनलॉक किया, फाइन। T2 ने बी पे लॉक लिया, ए पे नहीं बी पे लिया है। कौन से मोड में लिया है, शेयर्ड मोड में। तो ये राइट नहीं कर सकता है, इसने रीड किया, अनलॉक कर दिया, बहुत बढ़िया। फिर इसने लॉक किया T1 ने दोबारा, और एक्स ने मतलब एक्सक्लूसिव मोड में किया, और बी को किया, रीड किया, राइट किया, अनलॉक किया, फाइन। उसके बाद में ये जो T2 है इसने शेयर्ड लॉक लिया, ए पर रीड किया, अनलॉक किया। देखने में सब कुछ फाइन लग रहा है, लॉक हो रहा है, प्रॉपर अनलॉक हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स क्या अकर करती है वो आप देखिए। अब सबसे पहले आप कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में चेक कीजिए। आप देखिए T1 से T2 बनाइए इसको। अब आप देखिए जो ये वाला रीड है, ए वाला, ये क्या इस रीड के साथ कभी कन्फ्लिक्ट करेगा, नहीं करेगा। क्या ये वाला राइट ए इस रीड के साथ करेगा, बिल्कुल करेगा। अलग अलग ट्रांजैक्शन, सेम डेटा मेंबर है, ए एक रीड एक राइट। इसका मतलब क्या हुआ, T1 से T2 चला गया ये ग्राफ। अब T2 से T1 जाएगा अगर, तो साइकिल बन जाएगी, और वो हम अलाउड नहीं करते हैं। अब T2 से T1 में आप B को देखिए, ये रीड है, यहाँ एक राइट है, तो ये क्लैश करेगा। मतलब एक लाइन हमको T2 से T1 की तरफ भी खींचनी पड़ेगी। इसका मतलब कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। कुछ स्टेटमेंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि कन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या खड़ी हो रही है इसके सामने। ये जो राइट किया है T1 ने ए की वैल्यू को, इसको रीड किया है यहाँ T2 ने। इसका मतलब क्या हुआ, जब इस तरीके से हम किसी एक ट्रांजैक्शन के थ्रू राइट की हुई वैल्यूज़ को रीड करते हैं, आप ये ध्यान रखना, आप बात कर रहे हैं अनलॉक करने की, आप कमिट की बात अभी आपने नहीं करी है। आप अनलॉक कर रहे हो तो भी जितनी भी वैल्यूज़ हो रही है वो टेम्पररी मेमोरी में सेव हो रही हैं। मेन जो आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है, जो मेन है, उसके अंदर वो जाके सेव नहीं हो रही हैं। तो जो ये वाला रीड राइट, जो राइट T1 ने किया है, ये कहाँ किया है, टेम्पररी मेमोरी में किया है, और इस T1 के थ्रू लिखी हुई वैल्यूज़ को यहाँ ये T2 रीड कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा रीड हो गया, डर्टी रीड हो गया। अगर ये रीड करता सीधा मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी से, तो वो आपका डर्टी रीड ये नहीं होता। लेकिन इस केस में डर्टी रीड है। अब डर्टी रीड है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रिकवरेबिलिटी का भी इशू आ सकता है। ठीक है, कैस्केडलेसनेस भी आ सकती है इसके अंदर, कि भाई कैस्केड हो ये शेड्यूल, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है इसके अंदर। तो इसमें लिखा भी हुआ है नो सीक्वेंस ऑफ कमिट, कमिट का कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर ये यहाँ पर कमिट हो जाता तो हम कह सकते हैं कि डर्टी रीड नहीं है, बट कहीं भी कोई कमिट का सीन अभी तक नहीं बताया, तो ये रिकवरेबिलिटी का भी इशू है, कैस्केडनेस भी इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, इनकन्सिस्टेंसी भी हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, अगर देखो हम इसके अंदर क्या करें, अर्ली अनलॉकिंग करें, मतलब ये अनलॉकिंग तो बाद में भी हो सकती थी, अगर हमने ये अर्ली अनलॉकिंग की हुई है हर जगह। अगर हम अर्ली अनलॉकिंग करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा डेटाबेस इनकन्सिस्टेंट स्टेट में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी भी फेल हो रही है, और डर्टी रीड्स भी आ रहे हैं। अगर हम इसको लेट करते हैं अनलॉकिंग को, कि सब कुछ काम हो जाए उसके बाद अनलॉकिंग करें, तो उसमें कंकरेंसी, दो ट्रांजैक्शन एक साथ काम ही नहीं कर पाएंगे। ये अनलॉक इसको नहीं करेगा अगर, तो ये लॉक एक्वायर कर नहीं पाएगा इस सेम डेटा आइटम के ऊपर। तो ये T1 इसको लेके बैठा रहेगा, तो एक को तो फिर T2 कभी पे काम ही नहीं कर पाएगा। तो कंकरेंसी हैम्पर हो जाएगी, मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ वर्क करने में प्रॉब्लम करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसके साथ में इशू आता है। ठीक है, तो इसमें सो वी नीड सम एडिशनल रूल्स टू लॉक एंड अनलॉक। राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि लॉक अनलॉक हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे हुआ, जो कोई कहीं भी लॉक कर रहा है, जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ वहीं पर अनलॉक कर दिया। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि आपको इस तरीके से लॉक करोगे, इस तरीके से अनलॉक करोगे। तो इसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए, इसमें प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम
टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे लॉक प्रोटोकॉल, अब हम टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। इसके अंदर नो रैंडम लॉक एंड अनलॉक, मतलब कोई भी लॉक और अनलॉक रैंडमली नहीं होगा, कुछ सेट ऑफ रूल्स उसके लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल्स। हमने फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा, मोड्स पढ़े, उसकी ड्रॉबैक्स पढ़े। ठीक है, अब इसका एडवांस वर्जन पढ़ते हैं हम टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल्स। इसमें दो फेज होंगे, देखो, एक होगा ग्रोइंग फेज, एक होगा श्रिंकिंग फेज। ठीक है, यहाँ जो मेन आएगा ये आएगा सबसे टॉप पे लॉक पॉइंट। अब ये क्या होते हैं ये हमको देखने वाली बात है। ठीक है, जो आपके ट्रांजेक्शन्स काम कर रहे हैं ठीक है, वो डेटा मेंबर्स पर लॉक एक्वायर कर सकते हैं, और जब तक वो लॉक एक्वायर कर रहे होंगे वो ग्रोइंग फेज में रहेगा। ठीक है, इसमें हमें लिखा भी है, इन ग्रोइंग फेज ट्रांजेक्शन कैन ओनली ऑब्टेन लॉक्स बट कांट रिलीज एनी लॉक। ठीक है, जब तक आपके जितना भी शेड्यूल या ट्रांजेक्शन्स हैं वो जब तक ग्रोइंग फेज में है तब तक वो लॉक्स एक्वायर कर सकते हैं जो भी उसको चाहिए, लेकिन वो अनलॉक नहीं कर सकते हैं या रिलीज़ नहीं कर सकते हैं लॉक। उसके बाद में लॉक पॉइंट कब आएगा, जब सबने सब कुछ एक्वायर कर लिया लॉक। मान लो एक डेटा मेंबर, एक ट्रांजेक्शन को 3 डेटा मेंबर्स की ज़रूरत थी, उसने तीनों पे लॉक एक्वायर कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो उसका लॉक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से वो क्या करेगा, काम करता जाएगा और लॉक्स को रिलीज़ करता जाएगा। तो वो जब लॉक्स को रिलीज़ करेगा वो उसका श्रिंकिंग फेज आता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो फेजेस में काम करता है। तो ये जो ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज है ये दो फेज हो गए, इसकी वजह से इसका नाम टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, थियोरेटिकली ये सब कुछ तो आप देख लीजिए इसको। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स कैन रीड राइट इन बोथ फेसेस, राइट, मतलब अगर वो ग्रोइंग फेज में भी है, मतलब लॉक एक्वायर भी कर रहा है, तो दो लॉक्स के बीच में भी वो रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, और यहाँ से जब वो श्रिंकिंग फेज में जाएगा तो दो अनलॉक्स के बीच में भी वो रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशंस कर सकता है। तो ये हमेशा आप क्लियर रखना। अभी क्या करता है ये, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करता है, जो कि हमारा नॉर्मल लॉक प्रोटोकॉल में नहीं हो रही थी इससे पहले। और इसमें द ऑर्डर ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी इज़ द ऑर्डर इन विच ट्रांजेक्शन रीच लॉक पॉइंट। एंड मतलब अगर T1, T2, T3, T4 4 ट्रांजेक्शन है और वो इस लॉक पॉइंट पर, मतलब मान लीजिए सबसे पहले T2 को जितने भी हमने, देखो यहाँ कुछ लिखा है, मान लीजिए लॉक ऑफ ऑर्डर लॉक पॉइंट क्या है, अगर सबसे पहले मान लीजिए T2 को डेटा मेंबर्स की ज़रूरत थी और इसको सब पे लॉक मिल गया, इसने रिक्वेस्ट किया, इसको मिल गया, तो सबसे पहले ये लॉक पॉइंट पे पहुंचा, उसके बाद में T3 को मिले तो T3 पहुंचा, फिर ऐसे T4 पहुंचा, फिर T1 पहुंचा, तो इस ऑर्डर में लॉक पॉइंट हुआ। तो ये प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर आपका ट्रांजेक्शन्स इस ऑर्डर में लॉक पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो आपका जो ऑर्डर ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी होगा वो भी यही होगा। ठीक है, तो सेम दोनों का होगा। अगर आपको कहीं एग्जाम में, किसी गेट के एग्जाम में बोलता है इस तरीके से कि दे आर 4 ट्रांजेक्शन्स गिवन हुज लॉक पॉइंट ऑर्डर इज दिस, तो काइंडली फाइंड द ऑर्डर ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी, तो सेम होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो हर ट्रांजेक्शन है वो फॉलो करना चाहिए टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल को। ठीक है, ये नहीं है कि शेड्यूल पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। T1 भी सारे लॉक एक्वायर करेगा, लॉक पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर सारे लॉक इंडिविजुअली करेगा रिलीज़, ये T2 करेगा, ये T3 करेगा, T4, तो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन जब इसको फॉलो करेंगे तब जाके बात बनेगी टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, मे अकर इररिकवरेबल और कैस्केडिंग रोलबैक्स। ये बोल रहा है कि CSVS तो हमको मिल रहा है इसमें, लेकिन अभी भी एक जो प्रॉब्लम है वो है इररिकवरेबिलिटी की एंड कैस्केडनेस की, रोलबैक्स की, ये इसमें है कैस्केडिंग रोलबैक्स की। वो क्यों है वो देखिए, यहाँ मान लीजिए दो ट्रांजेक्शन है आपके पास T1 T2, लॉक किया, रीड किया, राइट किया, लॉक किया, ये लॉक SA किया। अब देखिए रीड A, इसने क्या किया, ये एक ट्रांजेक्शन चल रहा है T1, इसने अनलॉक कर दिया अपने A को, अब इस पर कोई भी लॉक कर सकता है, तो यहाँ इसने शेयर्ड मोड में लॉक किया, रीड किया, लेकिन आप ध्यान से देखो ये रीड फिर डर्टी रीड हो गया है, इसने इसकी लोकल T1 के द्वारा लिखी हुई वैल्यू को इसने रीड कर लिया है। तो इससे क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम क्या हो गई है, डर्टी रीड हो गया। अब डर्टी रीड का हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ये इररिकवरेबल भी हो गया है, राइट। और ये क्योंकि आप जब भी मैं बोल रहा हूँ ये वर्ड्स, आप जब पिछले वीडियो अगर आपने ध्यान से देखे हैं तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा कि डर्टी रीड क्या होता है, इसकी वजह से क्यों इररिकवरेबल हो जाता है, ठीक है, क्यों कैस्केडिंग होती है। अभी इररिकवरेबल तो क्यों होगा,
क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर ऑफ कमिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। और कैस्केडिंग रोल बैक्स क्यों होंगे इसके अंदर, क्योंकि इसमें डर्टी रीड है, ठीक है। तो इसे हर तरीके से प्रॉब्लम आ गई है इसमें। अब इसमें क्या है, डेडलॉक भी अकर कर सकता है, ठीक है। ऑल्दो ये काफ़ी इम्प्रूव्ड वर्जन हो गया आपके टू फेज मतलब उसके लॉकिंग प्रोटोकॉल का, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, इसमें देखो रिकवरेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, कैस्केडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, कैस्केडिंग रोल बैक्स की प्रॉब्लम आ रही है, डेडलॉक भी अकर हो रहा है, ठीक है। डेडलॉक कैसे अकर हो रहा है ये देखिए, ये आपके पास में एक शेड्यूल है, ट्रांजेक्शन है T1 T2, लॉक किया शेयर्ड मोड में, रीड किया, लेकिन इसने अनलॉक अभी नहीं किया है, ठीक है। मान लीजिए हो सकता है अब T2 ने किसी B पर लॉक लिया एक्सक्लूसिव मोड में, रीड किया, राइट किया, इसने भी अनलॉक नहीं किया है। अब अगर ये T1 लॉक लेना चाह रहा है B पर और वो भी शेयर्ड मोड में, ठीक है, तो क्या अलाउ करेगा, ये नहीं करेगा, और ये हमेशा डेडलॉक में चला जाएगा, क्योंकि ये इसका वेट करता ही रह जाएगा और इसने अभी अनलॉक नहीं किया है। तो ये आपका डेडलॉक का प्रॉब्लम हो जाएगा। T2 इज होल्डिंग एक्सक्लूसिव लॉक ऑन B and T1 is asking for lock in shared mode, so deadlock occur, right? तो the order is decide after transaction enters into system। तो हमने अभी तक बड़े दो प्रोटोकॉल दो पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़ा था आपका, ये पढ़ रहे हैं लॉकिंग प्रोटोकॉल का, एक टाइम स्टैंपिंग पढ़ा था जो बड़ा प्रोटोकॉल था। टाइम स्टैंपिंग में हमने सिस्टम में आने से पहले ही ऑर्डर डिसाइड कर दिया था, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ लॉकिंग प्रोटोकॉल्स की, तो इसके अंदर हम सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन आ गया है, उसके बाद हम चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की। अब देखो टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल का ये भी ग्राफ देख लीजिए कि टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल से जो शेड्यूल जनरेट होंगे, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए जो शेड्यूल जनरेट होंगे वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होंगे, ये पक्की बात है। लेकिन हर कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल टू फेज लॉक प्रोटोकॉल के थ्रू बनाया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, यह ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स थी इसमें, ठीक है ना। ऑल्दो हमने कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स ले लिए हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ रिकवरेबिलिटी का इशू आ गया है, कैस्केडिंग रोलबैक्स का इशू आ गया है, डेडलॉक का इशू आ गया है। देखिए, हालांकि डेडलॉक इतना सीवियर प्रॉब्लम हम कुछ केसेस में नहीं मानते हैं। कैसे नहीं मानते हैं, पहली बात तो एक रियल टाइम सिस्टम्स में डेडलॉक अकर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत टाइम में जाके कभी एक बार डेडलॉक अकर होता है, ठीक है। अगर एक ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें कोई जान माल की हानि नहीं है, ठीक है, कोई जान पे किसी के नहीं बन के आ रही है, तब अगर डेडलॉक आ रहा है तो उसके लिए अननेसेसरी इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हम उसको इतना ज़्यादा सीरियस कंसर्न नहीं मानते हैं। लेकिन जहाँ जान जाने की बात आती है या जहाँ लाइफ इन्वॉल्व होती है, वहाँ आपको डेडलॉक्स का ध्यान रखना होता है। तो अगर कोई ऑर्डर हो रहा है, वो ऑर्डर अगर डेडलॉक की वजह से कैंसिल भी हो गया है या नहीं हो पा रहा है, तो वो उसमें से कोई जान किसी की चली नहीं जाएगी अगर उसकी जीन से टॉप नहीं पहुँचेगा टाइम से, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई मेडिसिन पहुंचनी थी किसी वेबसाइट के थ्रू और उसकी मेडिसिन नहीं पहुंची और कुछ ऐसा हो गया, या ऑक्सीजन जानी थी ऑक्सीजन नहीं पहुंची सॉफ्टवेयर की वजह से, तो फिर बहुत सीरियस कंसर्न हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए डेडलॉक को मोस्टली सिचुएशंस में इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं माना जाता है। तो उन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी सबसे पहले हमने देखो लॉकिंग प्रोटोकॉल पढ़ा, उसको हमने इम्प्रूव किया टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल से। अब टू फेज लॉगिंग प्रोटोकॉल में जो प्रॉब्लम्स रह गई हैं उसके भी वर्जन्स हम देखेंगे, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखते हुए देखेंगे इसको, जैसे कंजर्वेटिव 2PL, या हम इसको बोल सकते हैं स्टैटिक 2PL। मतलब 2PL के ये वर्जन्स हैं, 3 वर्जन हैं, 2-3 वर्जन, ये इसके वर्जन्स हैं। इसमें क्या है देखो, पहली बार हमने देखा, हमने क्या किया, जो ये ग्राफ ऊपर बढ़ा था ये वाला, इसमें हमने ग्रोइंग फेज को ही हटा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बोला कि देयर इज़ नो ग्रोइंग फेज, मतलब हम एक बार एक्वायरिंग ऑल लॉक्स इन स्टार्टिंग एंड डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम लॉक पॉइंट। मतलब हमारे पास जो ग्राफ मतलब जो बनेगा डायग्राम वो इस तरीके से बनेगा, ये वाला जो था ये वाला एरिया गायब, सीधा लॉक पॉइंट से स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ, हम पहले सारे डेटा आइटम्स पर लॉक एक्वायर कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम अपना काम करेंगे और फिर अनलॉक करते जाएंगे, ठीक है। जैसे ये कोई डेटा आइटम ए है, ये बी है,
T1 भी इसको जा रहा है, T2 भी इसको जा रहा है, और T2 भी A को जा रहा है, और T1 भी B को जा रहा है। जब इस तरीके से काम होता है तो ये डेडलॉक होता है, ठीक है, ये इसमें बताया हुआ है। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, T1 T2 wants A and B सेम टाइम सो डेडलॉक अकर, ठीक है। अब हमने जब इस तरीके से लिया तो अब देखो या तो T2 को मिलेगा या T1 को मिलेगा, हमको नहीं पता, लेकिन किसी एक को ही मिलेगा इनमें से। अब जब किसी एक को मिल जाएगा, ये डिसाइड हो गया, तो डेडलॉक नहीं होगा कभी भी, राइट। तो जो एक प्रॉब्लम हमने इससे ऊपर देखी थी डेडलॉक की, वो कभी अकर नहीं होगी इसके अंदर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि पहले ही आप अपने लॉक एक्वायर कर लो। तो अगर T1 को पहले लॉक चाहिए तो T1 को मिल गया, अब मान लो T2 को चाहिए और T1 को नहीं चाहिए तो T2 को मिल गया, या इनको किसी को भी मिलेगा, उसका हमको कोई लेना देना नहीं है, पर किसी न किसी को तो मिलेगा, तो आपका डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है। तो आपका डेडलॉक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच लॉक विल बी ऑब्टेन, ये आपको बात हो ही गई है। इसका एग्जाम्पल आप प्लेट और स्पून का भी दे सकते हैं कि आपके पास में मान लो दो आदमी हैं, एक चम्मच, एक के पास चम्मच है, एक के पास प्लेट है। तो जब तक वो दोनों चीज़ मिल नहीं जाएंगी और हमें माने कि प्लेट में वो स्पून से ही खाएगा खाना, तो उस केस में दोनों काम नहीं कर पाएंगे अगर दोनों एक साथ मिल के काम नहीं करेंगे। तो या तो T1 के पास में प्लेट और है पहले से, तो उसके पास में T2 के वाला रिसोर्स चला जाए, या जिसके पास स्पून है उसके पास प्लेट चली जाए। अब हमारा इससे पहले वाले सिस्टम में तो क्या होता था, ये डेडलॉक आता था और इसको डील करने के लिए हमारे पास में कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन यहाँ हमने क्या बोला कि पहले ही लॉक एक्वायर कर लेगा, तो हमें नहीं पता वो लड़ाई करके ये चीज़ डिसाइड करेंगे, टॉस करके डिसाइड करेंगे, हमको नहीं पता। लेकिन उनमें से किसी दोनों में से किसी एक के पास में दोनों चीज़ें हो जाएंगी, तो पहले T1 खाना खा लेगा, फिर T2 खाना खा लेगा। तो ये आपका जो प्लेट और स्पून का एग्जाम्पल है। आपसे कभी पूछे एग्जाम्पल के थ्रू, लाइव एग्जाम्पल या रियल टाइम एग्जाम्पल, तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ थ्योरी है इसकी। इफ़ ऑल लॉक्स आर नॉट अवेलेबल देन ट्रांजेक्शन मस्ट रिलीज लॉक एक्वायर्ड सो फार एंड देन वेट। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ट्रांजेक्शन T1 है, उसको 4 डेटा आइटम्स पे लॉक चाहिए, लेकिन उसको 2 पे ही मिला, 2 पे नहीं मिला, तो उसके पास में जो 2 में जिसको मिल गया है ये T1 को, ये 2 भी उसको छोड़ने होंगे अभी। तो फिर कोई दूसरा दिखेगा T2, अगर उसका काम हो गया, उसको लॉक मिल गया, तो फिर वहाँ से बात स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद आपका श्रिंकिंग फेज आएगा, ये सेम काम करेगा जैसे हमारा लॉकिंग प्रोटोकॉल में काम करता था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको पहले से ही सारा डेटा आइटम्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक साथ उस पर लॉक ले पाओगे। ये थोड़ा सा इशू है, राइट। अब इसमें आपको क्या CS VS दोनों मिल ही गए थे, वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल था, तो आपका व्यू सीरियलाइजेबल भी वो होगा, और इंडिपेंडेंट फ्रॉम डेडलॉक। अब इसमें डेडलॉक अकर नहीं होगा। हमने बात की ऊपर कि दोनों में से किसी एक को तो मिलेगा, तो वो डेडलॉक कभी आपका अकर नहीं होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ इररिकवरेबल और कैस्केडनेस शेड्यूल्स अभी भी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हमने कमिट की बात कहीं नहीं की, अभी भी अनलॉक की बात हमने की है, कमिट की बात नहीं की है। अगर आपने यहाँ से इस तरीके से लिखा, T1 ने कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखे, अनलॉक किया, T2 ने लिखा, पहली बात तो ये डर्टी रीड हो गया, ठीक है। तो डर्टी रीड हो गया तो मतलब इसमें कैस्केड की इसकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और फिर जो मान लीजिए कमिट करने की जब बात आई, पहले ये कमिट कर गया T2, फिर T1 ने कमिट किया और यहाँ पर सिस्टम फेल हो गया आपका, तो उस केस में क्या होगा कि ये आपका रोल बैक करेगा, लेकिन उससे आपको पता है क्या प्रॉब्लम आती है, ये हम बात कर चुके हैं, तो ये इररिकवरेबल हो जाएगा। तो मतलब अभी भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है, डेडलॉक की प्रॉब्लम भी हमने हटा दी है, CS VS भी हमारा हो गया है, लेकिन अभी भी आपका इररिकवरेबल और कैस्केड तो ये है, ठीक है। तो ये भी हमको आगे कुछ वर्जन्स में इसके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक दूसरा प्रोटोकॉल आता है रिगरस 2PL। रिगरस 2PL क्या बोलता है कि इसमें हमारे पास में जो इससे पहले वाला प्रोटोकॉल था उसके अंदर क्या था, स्टैटिक 2PL के अंदर हमारे पास में ग्रोइंग फेज़ नहीं था, हमारे पास में सिर्फ लॉक पॉइंट फेज़ था और इधर हमारा श्रिंकिंग फेज़ था। इसमें हम क्या बोलते हैं, हम कुछ अनलॉक करेंगे ही नहीं, राइट। हम सीधा लॉक्स एक्वायर करेंगे, उस सीक्वेंस में लॉक पॉइंट पे पहुंचेंगे, उसके बाद में हम सीधा कमिट ही कर देंगे, हम अनलॉक करेंगे ही नहीं। अब उससे देखिए कुछ क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे इससे ये होते हैं, T1 T2 दो ट्रांजेक्शन आपके पास में, आपने लॉक किया, रीड किया, राइट किया, अब आपने सीधा कमिट कर दिया, आपने अनलॉक नहीं किया, क्योंकि कमिट करोगे तो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगा वो। और जब आप यहाँ पर लॉक करोगे तो अब देखिए, ये पहली बात तो जो ये रीड अब होगा, ये रीड डर्टी रीड नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कमिट किया ये वैल्यूज़ जो आपकी परमानेंट मेमोरी है उसमें सेव हो जाएंगी, और अब जो ये T1 है ये तो बाहर ही निकल जाएगा,
सिस्टम से। तो जो T2 है जब ये रीड करेगा, अब तो कहाँ से रीड करेगा, ये सीधा रीड करेगा मेमोरी से। तो ये डर्टी रीड की प्रॉब्लम चली गई, इसका मतलब आपका कैस्केडनेस की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। और दूसरा क्या हुआ, आपका जो वो था इरिकवरेबिलिटी थी, वो भी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये हमारा कुछ एक ऐसा शेड्यूल मिला हमको, मतलब एक ऐसा लॉक फेजिंग लॉक वो मिला आपको, लॉकिंग प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू आप काफ़ी चीज़ें इंश्योर कर सकते हो। यू कैन इंश्योर कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, रिकवरेबिलिटी एंड कैस्केडलेसनेस। काफ़ी चीज़ें आपको इसके साथ में मिल गई। तो ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, इन दिस वी कैन कंप्रोमाइज़ विद इफ़िशियंसी बट नॉट विद रिकवरेबिलिटी। हमने जब पढ़ा था तो हमने बात की थी कि रिकवरेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, ये होनी चाहिए आपके पास में, और कम से कम वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होना चाहिए। तो आपका जो ये लॉक प्रोटोकॉल है, ये आपको रिकवरेबिलिटी इसने दे दी है। इफ़िशियंसी का प्रॉब्लम हो सकता है कि ये आपका एक तरीके से कॉन्करेंसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, या फिर पहले कमिट करेगा, ये मेमोरीज में जाके राइट करेगा, फिर ये आएगा, हर बार ऐसा करेगा, तो थोड़ा इफ़िशियंसी का इशू हो सकता है, लेकिन वो हम बेयर कर सकते हैं। लेकिन रिकवरेबिलिटी के साथ में हम कोई समझौता नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये किस किस चीज़ से सफ़र करता है, इट सफ़र फ्रॉम डेडलॉक एंड एफिशिएंसी। डेडलॉक अभी भी यहाँ आ सकता है। कैसे आ सकता है डेडलॉक यहाँ पर, कि यहाँ हमने ऐसा कोई वो इसका मतलब क्या बोलते हैं कि वो ऑर्डर डिसाइड नहीं किया है, तो उसकी वजह से डेडलॉक आ सकता है, जो हमने लास्ट वाले में डिसाइड किया था, इससे पहले वाले में। तो डेडलॉक का प्रॉब्लम यहाँ कर सकता है। इनएफिशिएंसी यहाँ हो सकती है, लेकिन आपको CS, VS और बाकी सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। और डेडलॉक हमने अभी बात की कि मोस्ट ऑफ चीज़ों में इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। concurrency also suffer as you hold lock if you need, right। तो कुछ दूसरे रिसोर्सेज होते हैं वो उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं तब तक, तो ये एफिशिएंसी का इशू हो सकता है। कैसे हो सकता है, जब तक आपने यहाँ के बाद में कमिट ही करोगे, उसके पहले जाओगे नहीं। मतलब T1 अगर पहले चालू हुआ तो ये पहले कमिट करेगा, तो ये जब तक एक का काम नहीं हो जाएगा, कमिट नहीं हो जाएगा, तब तक इसको कोई दूसरा T2 यूज़ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इनएफिशिएंसी हो जाती है ये, ठीक है ना। तो इसकी समरी क्या है अभी तक, कि जो कंजर्वेटिव या स्टैटिक था उसके अंदर आपका डेडलॉक नेवर अकर, रिकवरेबिलिटी एंड कैस्केडलेसनेस इशू इज़ देयर। लेकिन जो आपका रिग्रेस 2PL है जिसकी हमने बात की है, ये आपका डेडलॉक से तो सफ़र करता है, लेकिन ये रिकवरेबिलिटी और कैस्केडलेसनेस में होल्ड गुड करता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देता है। अगर आपको डेडलॉक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता है तो आप ये वाला यूज़ करो प्रोटोकॉल। अगर आपको डेडलॉक नहीं चाहिए, बिल्कुल भी जान माल की हानि आपकी हो जाएगी, तो आपको इससे पहले वाला यूज़ कर लीजिए। तो ये जो है आपकी उसके डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। इसके बाद आपका आता है स्ट्रिक्ट 2PL। ये क्या काम करता है आपका, देखो, ये बीच का रास्ता निकालता है। क्या करता है आपका, हमको पता है कि मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हमारे रीड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, तो उसको लेके ये चलता है। ये आपका जो रिग्रेस 2PL है, इससे जस्ट पहले वाला, उसका भी इम्प्रूवमेंट है। ये हमने लिखा है इम्प्रूवमेंट ऑफ रिग्रेस 2PL। तो इन द श्रिंकिंग फेज अनलॉकिंग ऑफ एक्सक्लूसिव लॉक्स आर नॉट अलाउड। मतलब जब ये आपका श्रिंकिंग फेज आएगा, तो जो एक्सक्लूसिव लॉक है जिसमें रीड और राइट दोनों काम होते हैं, उसका अनलॉकिंग अलाउड नहीं है। उसके अलावा जो रीड वाले होंगे, नॉर्मल शेयर्ड लॉक होंगे, उनका आप अनलॉकिंग कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो आपके रिग्रेस 2PL वाली हैं वही है, बस ये बेटर कंकरेंसी देता है, क्योंकि 95% केसेस में रीड है, तो ये वहाँ आपको कंकरेंसी बेटर पकड़ा देगा, ठीक है। जैसे देखो, वी अनलॉक शेयर्ड लॉक्स बिकॉज नॉट डर्टी रीड प्रॉब्लम। डर्टी रीड प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपकी, डर्टी रीड प्रॉब्लम आपकी वहाँ आएगी जहाँ आप राइट करोगे और एक रीड होगा। जब दोनों रीड होंगे शेयर्ड लॉक के केस में, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है सब करने की, तो आप उसको कभी भी अनलॉक करवा सकते हो, ठीक है। अब इसमें आगे हमने लिखा है इफ़ वी अलाउ एक्सक्लूसिव लॉक, तो आपको डर्टी रूट का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो ये हमने पढ़ा है, ये आपका इसके अंदर क्या है, ग्रोइंग फेज होगा, उसके बाद लॉक पॉइंट आएगा। मतलब ग्रोइंग फेज होगा मतलब सब अपना अपना लॉक एक्वायर करते रहेंगे धीरे धीरे, और एक टाइम पे सबने लॉक एक्वायर कर लिया, उसके बाद वो लॉक को छोड़ना चालू करेंगे। तो जो आपका एक्सक्लूसिव लॉक है वो आप अनलॉक नहीं करोगे, लेकिन आपका शेयर्ड वाला अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है स्ट्रिक्ट 2PL हो गया है।
ये आपको रिकवरेबिलिटी की इशू का भी गारंटी देगा, मतलब 2 बार लिख दिया है रिकवरेबल इश्यूज, मतलब रिकवरेबल की गारंटी देगा। और प्रॉब्लम क्या आ सकती है, डेडलॉक अभी भी यहाँ एक प्रॉब्लम बना हुआ है, बट इतनी कोई इम्पोर्टेंस हम यहाँ डेडलॉक को नहीं देते हैं। उसके बाद लास्ट है आज का टॉपिक, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है, इसको आप ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी टेक्निक भी बोल सकते हो। मतलब ये सब कुछ सोच के चलता है कि बढ़िया होगा, ठीक है। जैसे आप सोच के चलते हो एग्ज़ाम की जब तक डेट नहीं आती है तब तक आप अच्छे से वीडियोस भी नहीं देख रहे हो, अच्छे से असाइनमेंट भी नहीं करते हो, आप सोच रहे हो सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वैलिडेशन प्रोटोकॉल को भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। तो ये आपका क्या है, ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी टेक्निक, बिकॉज वी होप दैट ट्रांजेक्शन विच वी हैव परफॉर्म्ड आर करेक्ट, मतलब हम हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है वो सब कुछ करेक्ट है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 3 फेजेस होते हैं, एक रीड फेज होता है, एक वैलिडेशन फेज होता है, एक राइट फेज होता है। रीड फेज क्या बोलता है आपका, इसमें ट्रांजेक्शन रीड होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो रीड और राइट दोनों हो सकती हैं, बट वो कहाँ होगी, आपका राइट लोकल मेमोरी में होगा, ठीक है। ये आपका रीड फेज में होगा। वैलिडेशन फेज में क्या होगा, टेम्पररी वेरिएबल्स वैल्यू विल बी वैलिडेटेड, जो आपकी वो वैल्यूज़ थी उनको कुछ सेट ऑफ रूल्स के आप वैलिडेट करवा सकते हो। जैसे हमने थॉमस रूल्स या उससे पहले वाले रूल्स में देखा था, हमने कुछ कंडीशंस लगा दी थी, वो वैलिडेट आप उनसे करवाओ। एंड द एक्चुअल डेटा सी वॉलेट्स द सीरियलाइजेबिलिटी, तो आप ये चेक करोगे इसके अंदर कि वो कहीं आपका जो सीरियलाइजेबिलिटी है उसको वॉलेट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वैलिडेट आपको करना है। जब आप ये वैलिडेट कर लोगे तो राइट फेज आएगा। इसमें आप क्या करोगे, इफ द वैलिडेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज वैलिडेटेड, जो इससे पहले वाला फेज था वो अगर तरीके से कंप्लीट हुआ है, देन टेम्पररी रिजल्ट्स आर रिटर्न टू द डेटाबेस, तो वो आपका सिस्टम जो है अपडेट कर देगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके ट्रांजेक्शन्स रोल बैक कर जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके भी 3 फेज हैं, पूछ लेता है कई बार कि वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।